अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक एटम की एक पिक्चर, इमेजिनरी पिक्चर बनाई थी। ठीक है, यानी एटम ऐसा दिखाई देता होगा। ठीक, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके रिजल्ट्स हमने देखे थे, जिसके रिजल्ट की बेस पे हमें क्या लगा था कि एटम एक ऐसा ऐसा सा बॉल शेप में एक पार्टिकल है जिसका सारा का सारा मैस कहाँ पर है, उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इस तरह से उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो, कुछ सवाल ऐसे थे जिनका रदरफोर्ड का ये मॉडल उसको उनके आंसर्स नहीं दे सकता था। ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए कि अगर यही पिक्चर को हम ट्रू माने कि यही पिक्चर है एक एटम की, एटम बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रदरफोर्ड का ये मॉडल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या थे, वो क्या डिफेक्ट्स थे या वो क्या कमियां थी। जो वो रदरफोर्ड का मॉडल गलत नहीं था, बस इट वाज जस्ट इनकम्प्लीट। ठीक है, तो वो जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या थी। नंबर वन तो ये था कि अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सच माना जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब एक चीज़ है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुसलसल घूमती जा रही है। ठीक है, मुसलसल राउंड एंड राउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है, ठीक, तो कॉन्टिन्यूसली उसकी एनर्जी खत्म होती रही, खर्च हो रही है। ठीक है, उसकी एनर्जी एक्सपेंस हुई जा रही है। ठीक है, खर्च होती जा रही है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे एक कार मूव कर रही होती है। ठीक है, सपोज एक कार मूव कर रही है, तो वो जब मूव करते 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 उसका फ्यूल यूज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फ्यूल क्या है, एनर्जी है ना, वो एनर्जी यूज करती रहेगी, करती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा जहाँ उसका फ्यूल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां वो कार स्टॉप हो जाएगी, उससे आगे तो जा ही नहीं सकेगी। ठीक, ऐसा ही है ना। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुसलसल राउंड राउंड रिवॉल्व किए जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए ना जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, ठीक, जब उसने एक राउंड लिया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, मजीद नेक्स्ट राउंड लिया, उसकी एनर्जी और कम हो गई। ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए, एनर्जी खत्म हो जाएगी, अब ये मूव नहीं कर सकता। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्जेस का, ये इसे अपनी तरफ खींच लेगा। दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, और क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर था कोलैप्स हो गया, ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये तो था रदरफोर्ड का जो मॉडल जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बन रहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो मजीद रिवॉल्व नहीं कर सकता हो। देन इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, और फिर क्या होगा, द एटम विल डिस्ट्रॉय, एटम विल कोलैप्स। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा देखा तो कभी नहीं गया, हो तो ऐसा जाना चाहिए था ना। ठीक है, लग तो ऐसा रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए, लेकिन कभी कोई एटम डिस्ट्रॉय होता दिखाई तो नहीं दिया। ठीक है, कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ तो नहीं कि एटम खुद ब खुद इस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ हो। इसका मतलब है कि एक्चुअल में एटम स्टेबल है। ठीक, तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है अबाउट द इलेक्ट्रॉन, अबाउट द एटम, कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एटम में रिवॉल्व कर रहा है कि उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो पहला तो डिफेक्ट ये निकल आया कि रदरफोर्ड ने इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो क्या था, एटम शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, पहला तो ये डिफेक्ट निकल आया, लेकिन एक्चुअल में एटम कोलैप्स तो करता नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर रदरफोर्ड नहीं दे सका। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली उसकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम उसकी एनर्जी का जो भी चीज़ आप याद रखो यहाँ से कि जो भी चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है, तो हम वो एक स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है,
यानी कोई चीज़ एनर्जी रिलीज कर रही है तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये इतनी एनर्जी इस तरह रिलीज कर रही है, ठीक है। ग्राफ की फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ठीक है। और अगर कोई चीज़ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको भी हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इतनी एनर्जी रिलीज की, ठीक है। तो जो एटम का वो जो ग्राफ है उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। हमने एटम का स्पेक्ट्रम चेक किया तो हमें पता ये चला कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर हम इस मॉडल को सच माने, ठीक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी मुसलसल रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, खत्म होनी चाहिए, सही। तो उसकी एनर्जी कम से कम होती जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको एनर्जी क्या रिलीज करनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी एनर्जी इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस लाइन की फॉर्म में रिलीज होनी चाहिए, सही। तो इस तरह जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन आनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, मुसलसल एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन शुड एटम्स शुड गिव अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, उनका एक कॉन्टिन्यूस लाइन की फॉर्म में स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली इसका स्पेक्ट्रम हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो एक्चुअल में एक एटम का स्पेक्ट्रम कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं आता। वो कैसा आता है, वो एक लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आता है, ठीक है। लाइन क्या शो करती है कि इस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इधर तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई, ठीक है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो लाइन है दोबारा लाइन अपीयर हुई, इसका मतलब है फिर इतनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक फिर कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हुई, ठीक है। तो एटम का एक्चुअल स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है हमें, ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। तो एटम शुड गिव, अगर हम इस मॉडल को सच मानते तो एटम शुड गिव अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन वो एक्चुअल में देता कैसा है, एक्चुअली गिव्स अ लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि इस बात को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी क्यों मुसलसल एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रही, ठीक है। कुछ टाइम में रिलीज होती है, कुछ टाइम में नहीं होती, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, ठीक। तो ये दोनों एतराज़ात थे रदरफोर्ड मॉडल के, डिफेक्ट्स थे, यानी रदरफोर्ड मॉडल में जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि एक और साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी रिसर्च की और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, ठीक है। फिर जो उसने थ्योरी पेश की, उस थ्योरी को हम कहते हैं द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने में कामयाब हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, और उसे बेटर डिस्क्राइब किसने किया, द बोहर एटॉमिक मॉडल ने, ठीक है। 1913 में आया था ये मॉडल, ठीक है। बोहर ने इसे बनाया था, ठीक। तो ठीक है, बोहर ने क्या, जो भी बोहर ने स्टडीज का एक कंक्लूजन इसने पेश किया था, वो कंक्लूजन क्या था, अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, energy is released or absorbed by electrons of an atom not continuously in the discrete manner, ठीक है। इन डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस मैनर, जो भी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं रिलीज हो रही, कॉन्टिन्यूसली नहीं एब्जॉर्ब हो रही, बल्कि वो डिस्क्रीट मैनर में, डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, ठीक है। ये इसका बेसिक पॉइंट था, ठीक है। और इस डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं द डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द
क्वांटम, ठीक है। दैट एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। वो क्वांटाइज्ड है, मतलब वो डिस्क्रीट फॉर्म में है एनर्जी, ठीक है। हर वक्त रिलीज नहीं हो रही होती, हर वक्त एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, बेशक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में कि किस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, किस टाइम एब्जॉर्ब होगी, ठीक। तो मैं एक एक पॉइंट को साथ साथ रीड करती हूँ आपकी बुक से। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में सेकंड पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, ठीक है। Point number 1, the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbit of the radius r around the nucleus. जो बोहर ने रिसर्च की थी दैट वाज ऑन हाइड्रोजन एटम, और इसके अकॉर्डिंग जो एक एटम की पिक्चर थी, न्यूक्लियस बिल्कुल वैसा है जैसा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने डिस्क्राइब किया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन रैंडमली नहीं, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उस टाइम उस मूवमेंट में वो, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ना तो करीब आ रहा है ना वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, वो एनर्जी ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये जो पाथ है ना, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऑर्बिट का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। अब न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी है। जब एक इलेक्ट्रॉन के पास, सपोज ये ऑर्बिट नंबर 1 है, तो इसके लिए चाहिए एनर्जी नंबर 1, ठीक है। जितनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल टू एनर्जी नंबर 1 है, ठीक है, इतनी एनर्जी है उसके पास, तो वो इस ऑर्बिट में रह सकता है, इस ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी ऑर्बिट नंबर 2 के अकॉर्डिंग है, इतनी एनर्जी है कि वो ऑर्बिट नंबर 2 में रहे, तो वो ऑर्बिट नंबर 2 में रहेगा। अगर ऑर्बिट नंबर 2 जितनी एनर्जी उसके पास नहीं है, तो वो किसी और ऑर्बिट में रहेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में नहीं रह सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन, यानी हर वो जो और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट के लिए एक फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी है तो वो उस ऑर्बिट में रह सकता है, अदरवाइज वो उस ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी, ठीक है, ठीक। Point number 3, as long as electron remains in a particular orbit, it doesn't radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. जब सपोज ये ऑर्बिट नंबर 1 है और फिर ये वाला ऑर्बिट नंबर 2 है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, मैं ई से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रह रहा है, ठीक, जब तक ये इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ये कोई एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसे सिर्फ एक ही फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी ही एनर्जी रहनी चाहिए इसकी, ठीक है, अदरवाइज ये इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, ठीक। तो जब तक एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन a single orbit, it neither absorbs energy nor emits energy, ठीक है, ना ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ये रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी जस्ट इतनी ही रहेगी, फिक्स्ड एनर्जी रहेगी इसकी, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो सके,
ठीक है, सपोज ये ऑर्बिट नंबर 1 है और इसके लिए इसको एनर्जी नंबर 1 चाहिए, जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको हमने E1 दे दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस वाले ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट नंबर 2 में है। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाना चाह रहा है, न्यूक्लियस क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो इसको बाउंड करके रखेगी, अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेगी। ठीक है, तो ये अगर न्यूक्लियस के करीब जा रहा है, मतलब ये इनर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में जंप करने लगा है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी है। ठीक है, लो एनर्जी होगी, E1 के इक्वल एनर्जी होगी, तो ये इस ऑर्बिट में रहेगा। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो इस ऑर्बिट में तो आ नहीं सकता, इसे एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके फिर इस ऑर्बिट में आना है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ इसको। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, क्या होगा, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, ये जो इस तरह का एरो होता है ना ऐसे, ये किस चीज़ को शो करता है, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, तो एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, जितनी E2 की एनर्जी थी उसमें से E1 की एनर्जी माइनस कर दो, उतनी एनर्जी रिलीज करनी है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, दैट चेंज ऑफ, ये जो साइन है डेल्टा, ये ट्राइंगल का साइन, यहाँ पे इसे डेल्टा पढ़ेंगे और डेल्टा का मतलब होगा चेंज। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी इसको रिलीज करनी है, वो होगी जिस भी ऑर्बिट से इसने, जिस भी ऑर्बिट में जंप किया, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, E2 माइनस E1, ये E2 से E1 में जंप कर रहा है ना। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करेगा ये। ठीक है, तो आंसर कुछ पॉजिटिव में आएगा। सही, ठीक। दोबारा अगर इसको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना है, इधर नहीं जंप करना। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नंबर 3 में जंप करना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना है, तो तभी भी इसको कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इसको एनर्जी चाहिए E3 जितनी, इस और बड़े ऑर्बिट जितनी एनर्जी चाहिए, तो क्या इसके पास तो कम एनर्जी है ना, तो ये कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फिर ये हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है जब इसकी एनर्जी E3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज इन एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, हायर माइनस लोअर होता है ना, E3 माइनस E2 होगा। ठीक है, नहीं, जहां से ये जंप कर रहा है ना वो होगा, तो E3 क्योंकि ग्रेटर है तो इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है कि इसने उतनी एनर्जी रिलीज सॉरी एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, माइनस का मतलब है इसे चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है इतनी इसने प्रोड्यूस की है, इतनी इसने रिलीज की है। ठीक है, तो एनर्जी कब, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करने वाला है तो इट विल रिलीज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, डेल्टा E के इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर ये किसी हायर ऑर्बिट में जंप करने वाला है तो इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी इक्वल टू डेल्टा E। ठीक है, तो अब समझ आया, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ठीक। और इस इक्वेशन को डेल्टा E को हम लिख सकते हैं H इंटू न्यू, ये V नहीं है, आपने इसको ऐसे करके न्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखने में V लगता है लेकिन ऐसे लिखना है। ठीक है, E इज द चेंज इन एनर्जी। ठीक है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट -34। ठीक है, और V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से। ठीक, ठीक है। ठीक, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। 5th पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में, उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसके इक्वल उनका एंगुलर मोमेंटम हो। ठीक है, मतलब हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड, जैसे हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है ना, इसी तरह हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेडियस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब है जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका कुछ फिक्स मोमेंटम होगा, जब इसमें मूव करेगा तो उसका कुछ खास मोमेंटम होगा, कुछ खास स्पीड होगी। ठीक है, सही। तो फिफ्थ पॉइंट है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे, should be equal to number of the orbit into Planck's constant divided by 2 pi। ठीक है, पाई क्या होता है 3.14। ठीक है, एच क्या होता है हमने अभी देखा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34। ठीक, और नंबर इज द, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है दैट इज एन नंबर 1, जो उससे नेक्स्ट है दैट इज एन नंबर 2, जो उससे नेक्स्ट है एन नंबर 3, एन नंबर 4, इस तरह से। ठीक है, तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन जिनका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू उस ऑर्बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जब इस कांस्टेंट से। ठीक है, तो बस यही हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब है n नंबर 1 का हो सकता है, ठीक है, n नंबर 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है, मतलब n क्या हो सकता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो n ये नहीं हो सकता 1.5, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फॉर इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के दरमियान कहीं भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है इन शॉर्ट। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी लिखते हैं, द एम वी आर, द प्रोडक्ट ऑफ एम वी आर इक्वल्स टू NH/2 पाई। ठीक है, ये हो गया बोहर एटॉमिक मॉडल।